जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है साथियों। तो धरतीपुत्र फाउंडेशन पर जो लोग नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं। जो चैनल है गरीब मजदूर वंचित शोषित का चैनल है, जो पैसे के अभाव में महंगी महंगी शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। घनानंद सर का एक प्रयास है कि सबको शिक्षित किया जाए, कोई पैसे के अभाव में वंचित शिक्षा से ना रहे। उनकी एक ड्रीम है, सपना है कि कहावत भी है कि सब सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परोसों कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ साथियों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट। आप लोगों की मांग पर प्रैक्टिस सेट, जो पिछली क्लास में हम लोग जो जितनी वीडियो पढ़े हैं इसे हिंदी गद्य साहित्य का, तो ऊपर प्रैक्टिस सेट आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है और विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन उसको इसमें सम्मिलित किया गया है और मानक पुस्तकों के द्वारा तैयार किया गया है। जी हाँ साथियों, मानक पुस्तकों के द्वारा तैयार किया गया है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिस सेट देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, हिंदी से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और कुछ ही दिन में आप लोग ग्रामर, जी हाँ साथियों, ग्रामर का भी क्वेश्चन जो है अच्छा अच्छा जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, RO ARO हो, TGT PGT हो, UPSI हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं चुनिंदा क्वेश्चन अब मानक पुस्तकों द्वारा, NCERT पुस्तकों द्वारा जो प्रमाणित है, उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में दे रहा हूं। तो आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। हिंदी गद्य, हिंदी गद्य का आविर्भाव माना जाता है। जी हाँ साथियों, हिंदी गद्य का आविर्भाव माना जाता है, यही आपको देखना है। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब माना जाता है। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब माना जाता है। 19वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका उत्तर क्या होगा। 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब माना जाता है, मतलब हिंदी गद्य की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, इसका जो समय है कब से माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। जी हाँ साथियों, इसका जो उत्तर है हो जाएगा 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी यही आपका उत्तर है, 19वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी। इसका जो उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी ब्रजभाषा में कब से मिलते हैं। हिंदी गद्य के प्राचीनतम जो प्रयोग हैं राजस्थानी भाषा में कब से मिलते हैं। हिंदी गद्य के जो प्राचीनतम प्रयोग, देखिए ये पूछ रहा ना, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी भाषा में कब से मिलते हैं। आप लोगों को परीक्षा में पूछ लेगा कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी भाषा में कब से मिलते हैं। बताइए, 18वीं शताब्दी है, उन 8वीं शताब्दी है, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी का इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है आप लोग, इसका जो 10वीं शताब्दी है, इसी समय से ही आपका उत्तर हो गया। इसी से हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग जो राजस्थानी भाषा में है ब्रज का, यहीं से इसका विकास होता है, निर्माण होता है। उत्तर आपका सही हो गया। जी हाँ, इसका उत्तर ये सही हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की, कि आगे नेक्स्ट देखते हैं कि अगला जो है, ठीक,
खड़ी बोली गद्य का विकास किस रचना से हुआ? जी हाँ, खड़ी बोली गद्य का विकास किस रचना से हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, खड़ी बोली गद्य का विकास किस रचना से हुआ? पद्म पुराण से है। देखिए, पद्म पुराण से चंद छंद वर्णन की महिमा यहाँ होगा, ये महिमा हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ी गलती हो जाती है, महिमा है। सुख सागर है, कुतुब शतक है। तो इसमें किस रचना, खड़ी बोली गद्य का विकास किस रचना से हुआ? तो आप लोगों से पूछ लेगा, खड़ी बोली गद्य का विकास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका जो उत्तर है क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यही जो है चंद छंद वर्णन की जो महिमा है, यही आपका करेक्ट उत्तर है। चंद छंद वर्णन की महिमा से हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास इसी से होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा एवं वशिष्ठ किसकी रचना है? जी हाँ, भाषा एवं वशिष्ठ किसकी रचना है? भाषा एवं वशिष्ठ, जी हाँ साथियों, देखिए भाषा एवं वशिष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछ लेगा आप लोगों को। भाषा एवं वशिष्ठ किसकी रचना है? ईसा अल्लाह खां की है, लल्लू लाल जी की है, सदा सुखलाल जी की है, राम प्रसाद निरंजनी जी की है। ईसा अल्लाह खां का आप लोग जानते हैं, इनकी एक रचना है रानी केतकी की कहानी भी है। रानी केतकी, यहाँ केतकी हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी क्या हो जाए? रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल की आप लोग जानते हैं, सुख सागर भी इनकी रचना है। सुख सागर, सुख सागर किसकी हो जाएगा? सदा सुखलाल जी की हो जाएगी। और लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर भी इनकी हो जाएगी, प्रेम सागर। जी हाँ साथियों, तो ये प्रेम सागर हो जाएगी। हम लोग देखते हैं इसका जो उत्तर है क्या होगा। तो भाषा एवं वशिष्ठ हम लोग देख रहे हैं, इसकी जो उत्तर हो आंसर है, करेक्ट उत्तर है ईसा अल्लाह खां है, लल्लू लाल जी है, राम सदा सुखलाल जी है, राम प्रसाद निरंजनी जी है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देख रहे हैं, इसका जो उत्तर होगा आप लोगों के साथियों सही है, राम प्रसाद निरंजनी जी हो जाएंगे। इसका जो उत्तर है भाषा एवं वशिष्ठ के राम प्रसाद निरंजनी जी हो जाएंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। गोरा बादल, जी हाँ साथियों, गोरा बादल, गोरा बादल, गोरा बादल किसकी रचना है? ये पूछ लेगा आप लोगों को, गोरा बादल किसकी रचना है? जटमल जी की है, सूरदास जी की, या भरतेंद्र जी की, या तुलसीदास जी की? जी हाँ, गोरा बादल किसकी रचना है? अगर भरतेंद्र की हम लोग बात करें तो इनका जो जन्म 1850 से है और मृत्यु है 1885 में। ठीक, तुलसीदास अगर जन्म की हम लोग बात करें 1532 1623। ठीक, जन्म मृत्यु की हम लोग बात कर रहे हैं। सूरदास की अगर बात करें 1478 और 1583 ईस्वी है, ये सब ईस्वी जन्म मृत्यु। तो हम लोग देख रहे हैं गोरा बादल किसकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, इसका जो करेक्ट उत्तर है क्या होगा? जटमल जी की है, तो करेक्ट उत्तर आप लोग जानते हैं गोरा बादल जो है ये जटमल जी की है। जी हाँ, ये जटमल जी की रचना है गोरा बादल। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। अब देखिए आ गया उसी से संबंधित, गोरा बादल नामक रचना का समय क्या है? जी हाँ, गोरा बादल जो है वो रचना का समय इसका क्या है, समय पूछ रहा है। पहले देखिए आप लोग गोरा बादल, फिर समय, इसका रचना जो समय क्या है? 1533 ईस्वी है। 1500, ये देखिए गलत टाइपिंग हो गया है, ये 1532 कर लीजिए, 32 ईस्वी हो जाएगा। और ये 1623 है, ये गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं हम लोग। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों, इसका क्या करेक्ट उत्तर होगा? तो 1623, जी हाँ, यही आपका करेक्ट उत्तर है। क्या हो जाए? गोरा बादल जो नामक रचना, इसका जो समय है 1623 हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भरतेंद्र युग का समय, जी हाँ,
भरतेंद्र युग का समय हम लोग देखते हैं। भरतेंद्र, जी हाँ साथियों, भरतेंद्र युग का समय। भरतेंद्र युग ये खुद इनका जो जिसके नाम पर, जैसे आप लोग जानते हैं कि द्विवेदी युग के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, भरतेंद्र युग के नाम पर भरतेंद्र जी इनका नाम करण पड़ा। तो भरतेंद्र युग का समय पूछ लेगा आप लोगों से कि भरतेंद्र युग का समय क्या है। 1568 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1922 से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 1568, ये आपका जो है यही उत्तर सही है। ये जो उत्तर है आपका यही सही है। अब भरतेंद्र जिनकी बात करें तो इनकी देखिए 3 पत्रिकाएं थी। पत्रिका की बात करें भरतेंद्र युग की, कौन कौन सी पत्रिका थी। कवि वचन सुधा थी, जी हाँ साथियों, कवि वचन, कवि वचन, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा हो जाएगा। एक पत्रिका ये है। 3 पत्रिका की हम लोग बात करेंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, जी हाँ साथियों, हरिश्चंद्र मैगजीन हो जाएंगे। और एक अंतिम क्या है, बाला बोधनी है। क्या है, बाला बोधनी, बोधनी। देखिए ठीक, इसका जो समय अगर है तो 1868 से प्रकाशित होती थी। 1800 ये मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी, तीनों रूप में थी। देखिए मासिक हो गया ये, पाक्षिक ये साप्ताहिक हो गया। और इसका जो समय 1873 है, और इसका जो समय है 1800 कितना हो जाएगा, 74 ईस्वी हो जाएगा। 3 पत्रिकाएं थी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी। बाला बोधनी जो थी मित्रों, ये क्या थी, ये महिलाओं की शिक्षा देने के लिए थी। बाला बोधनी जो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए थी। तो हम लोग देख लें भरतेंद्र युग का समय 1868 से 1900 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्यार्थ प्रकाश, बहुत अच्छा है, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, देखिए स्वामी बिरजानंद जी की, जी हाँ स्वामी बिरजानंद जी की, राजा राम मोहन राय जी की, दयानंद सरस्वती जी की, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा, सत्यार्थ प्रकाश। ये देखना आपको, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। इसका जो सही उत्तर है स्वामी दयानंद क्या हो जाएंगे, सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश इसकी रचना है तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। क्या, आर्य समाज, आर्य समाज क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने किया था, स्थापना, जी हाँ। और राजा राम मोहन राय का आप लोग जानते हैं, इनका एक बंगदूत पत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। बंगदूत, बंगदूत पत्र इनका है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पत्र इनका है राजा राम मोहन राय जी का। तो सही उत्तर है सत्यार्थ प्रकाश का दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आ गया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। 1828 है, 1528 है, 1928 है, 1428। ये ईस्वी हो जाएगा, सब में ईस्वी हो जाएगा। ठीक, टाइपिंग में थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है। तो देखिए 1828 ईस्वी है, 1528 ईस्वी है, 1928 और 1428 ईस्वी है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या, 1828, जी हाँ ये 1828। अब ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछ ले, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए। हाँ, राजा राम मोहन राय जी, राजा राम, यहां हो जाएंगे राजा राम मोहन राय जी, इसके जो
फाउंडेकर करता थे, स्थापना करता थे राजा राम मोहन राय जी। इन्होंने ब्रह्म समाज की एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े क्या थे, बड़े समाज सुधारक थे, सुधारक कौन थे, राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक, आप लोगों को पूछ लेगा परीक्षा में ब्रह्म समाज की स्थापना। ये देखिए जो प्रैक्टिस सेट है सभी परीक्षाओं में आप लोगों को बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। टीजीटी पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें बहुत कारगर सिद्ध होगा ये। आगे हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आ गया द्विवेदी युग का नामकरण। जी हाँ साथियों, द्विवेदी युग का नामकरण। द्विवेदी पूछ रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा। हाँ, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक, अब कंफ्यूज में आप लोगों से, अरे दादा तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं और जयशंकर प्रसाद जी भी हैं। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर आप लोगों का हो जाए, क्या हो गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, यही आपका सही उत्तर है। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद को आप लोग ही जानते हैं, इनकी जो रचना है कामायनी सबसे महत्वपूर्ण है। कामायनी, कामायनी के साथ साथ और रचना इनकी भी है। कौन कौन की है, जैसे आंसू भी इनकी है, आंसू है, झरना है, लहर है, और क्या है, उर्वशी भी है, उर्वशी। ये सब रचनाएं किसकी हैं, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी की। अब रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध चरित, चिंतामणि भी इनकी है, चिंतामणि, चिंतामणि है, बुद्ध चरित है, अनुवादित रचना है ये बुद्ध चरित। ठीक, बुद्ध चरित ही है। तो हम लोग देख रहे द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर, आचार्य क्या हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। जी हाँ साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि भरतेंद्र जी का जन्म पूछ लिया है। अभी मैं जान नहीं रहा था, पीछे बता भी दिया कि भरतेंद्र जी का जो नामकरण है, नामकरण तो हो गया, भरतेंद्र जी का जन्म अभी पीछे मैंने बताया है, पीछे वाले क्वेश्चन में भरतेंद्र जी का जो जन्म कब हुआ, 1850 ईस्वी, 1650 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1450 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, जी हाँ 1850, 1850 ईस्वी। अब मृत्यु इनकी बात करें तो इसमें गलत है, 1850, हाँ ठीक ठीक, 1850 से 1885 क्या हो जाएगी, मृत्यु। महज 35 वर्ष मृत्यु इसमें हुई थी इनकी। ठीक, महज 35 वर्ष जिए थे कौन, भरतेंद्र जी, 35 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने मृत्यु, अल्प अल्प आयु में मृत्यु हो गई थी इनकी, मृत्यु हो गई थी किसकी, भरतेंद्र जी की, 1850 या 1885। इनकी जो रचनाएं आप लोग जानते हैं, विद्या सुंदर, भारतोन्नत कैसे हो सकती है, इन्होंने जैसे अनुदित भी रचनाएं बहुत ज़्यादा की हैं और मौलिक भी इन्होंने किया है। इन्हीं के नाम पे भरतेंदु का नामकरण भी पड़ा, इनके भरतेंद्र जी के नाम पर भरतेंदु का नामकरण भी पड़ा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 12। ठीक, आ गया प्रार्थना समाज। जी हाँ, प्रार्थना समाज। ठीक, प्रार्थना समाज संस्था की स्थापना कब हुई, जो प्रार्थना समाज है संस्था, इसकी जो स्थापना कब हुई थी, 1585 है, 1867 है, 1967 है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, 1800 ईस्वी कर सकते हैं इसको, ईस्वी। ठीक, तो 1867 यही आपका सही उत्तर है, ये करेक्ट उत्तर आपका है। ये प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, केशव चंद्र सेन थे, केशव
केशव चंद्र सेन थे। जी हाँ, कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लग रही है? आप लोगों की दरख्वास्त है, निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हम अच्छे से और कंटेंट आपको बीच प्रोवाइड कर सके। एक ऊर्जा एनर्जी बल मिलता है। सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक कमेंट करें। प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लग रही है? प्रार्थना समाज, जी हाँ साथियों, प्रार्थना समाज 1867 है, तो इसको और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र इसको सेन थे, स्थापना इन्होंने ही किया था, स्थापना इन्होंने ही किया था, केशव चंद्र सेन थे। अगली क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग बढ़ते हैं। अष्टायाम, जी हाँ, अष्टायाम, अष्टायाम किसकी रचना है? जी हाँ साथियों, अष्टायाम अग्रदास जी की है, तुलसीदास जी की, नाभादास जी की और सूरदास जी की। तो अष्टायाम किसकी रचना हो जाएगी? ठीक, बताइए। जो सही उत्तर आप लोगों का होगा क्या होगा? अष्टायाम नाभादास जी की हो जाएगी। कौन? नाभादास। अष्टायाम। भक्तमाल भी इनकी है। क्या एक रचना और है? भक्तमाल। भक्तमाल सूरदास जी की कितनी रचनाएं? 3 रचनाएं आप लोग जानते हैं। सूरसागर, सूरसागर, साहित्य लहरी, साहित्य सूर सरावली, सूर सरावली। ठीक, सूरदास जी की सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। अगर इसमें पदों की बात करें कितना हो जाएगा? 4936। साहित्य लहरी में 118। कितने हैं? दृष्टकूट पद हैं, दृष्टिकूट, कूट, यहां हो जाए दृष्टकूट पद। ठीक, भक्तमाल। और तुलसीदास, जी हाँ साथियों, तुलसीदास की हम लोग अगर बात करें तो इनकी कौन कौन सी रचना हो जाएंगी? जैसे आप लोग जानते हैं रामचरितमानस, रामचरित मानस हो जाएंगी। किसमें है? अवधी भाषा में है ना। रामचरितमानस के बाद और रचनाएं हैं, जी हाँ बिल्कुल हैं। जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल, और क्या है? कवितावली है, कवितावली है, और है, जी हाँ बिल्कुल है। और बरवे रामायण भी है, बरवे रामायण। 12 रचनाओं को इन्होंने, बरवे रामायण है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली हो गया, बरवे रामायण हो गया, हनुमान बाहुक भी इन्हीं के आ जाएंगे, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। ये रचनाएं तुलसीदास की है। अष्टायाम किसकी रचना है? तो नाभादास जी की। नाभादास की रचना और है, भक्तमाल भी है। सूरदास जी की कौन कौन सी रचना है? सूरसागर है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली है। इस श्रीमद् भगवत गीता के 10वें स्कंद में इसके का उल्लेख है, 10वें स्कंद के 10वें स्कंद का उल्लेख है इसमें। तो अग्रदास ये भी तुलसी के पूर्ववर्ती कवि हैं। आगे हम लोग देखते 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या है, क्या कह रहा है। एक कीर्तलता किसकी रचना है? हाँ, कीर्तिलता किसकी रचना है? विद्यापति जी की है, सूरदास जी की है, लल्लूलाल जी की, सदल मिश्र जी की। बताइए कीर्तलता किसकी रचना है? तो ये विद्यापति हो, जो विद्यापति है इन्हीं की। मैथिल कोकिल इन्हीं की, देसिल बैना सब जन मिठा, विद्यापति है, ये बिहार के दरभंगा के निवासी थे। विद्यापति इन्हीं की रचना है कीर्तिलता। और एक रचना और आप लोग लेंगे, एक कीर्तिलता है, कीर्तिलता। एक और है, कौन है? कीर्ति पताका, कीर्ति पताका भी इनकी। ठीक, और एक है पदावली, पदावली भी है। कीर्तिलता जो ये प्रकाशित है, क्या है? ये प्रकाशित है। और जो ये है इसका पता ही नहीं, ये अप्रकाशित है। क्या है? अप्रकाशित है। पदावली किसमें है? मैथिल में है। ये दोनों किसमें भाषा में है? अवहट्ट में है, अवहट्ट। ये पदावली मैथिल में है।
तो देखिए कीर्तलता किसकी रचना है? विद्यापति जी की। सूरदास की आप लोग जानते ही हैं, लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अब आ गया, कहानी विधा की शुरुआत किस युग से होती है? देखिए कहानी विधा की शुरुआत है, कहानी विधा की शुरुआत, यही पकड़ना आप, कहानी विधा की शुरुआत किस युग से होती है? भारतेंद्र युग से, द्विवेदी युग से, अरे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है, शुक्ल युग, शुक्ल युग के नाम पर पड़ा। छायावाद युग है, शुक्ल युग है, तो बताइए भारतेंद्र युग से होता है या द्विवेदी युग या शुक्ल युग या छायावाद युग? कहानी विधा की शुरुआत किस युग से होती है? क्वेश्चन नंबर आज है 15, जो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा बताइए? जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग से महावीर प्रसाद द्विवेदी, लिख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था ना द्विवेदी युग, यही आपका सही उत्तर है। कहानी विधा की शुरुआत द्विवेदी युग से होता है। बस आज देखिए समाप्त हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है आप सब लोग अच्छे अच्छे कंटेंट देने में। तो आशा उम्मीद करता हूँ बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।